हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग बच्चों यही देख रहे थे कि जो हमारी नई यूनिट शुरू हुई थी 5.6, उसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा पर सरकारी व्यय पर अपनी चर्चा कर रहे थे। और उसमें हम ये देख रहे थे कि सरकार अपना जो शिक्षा पर व्यय है किस तरीके से कर रही है। और हमने अपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि सरकार जो अपना व्यय करती है वो स्कूली शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है तुलनात्मक रूप से आपकी आपकी हायर एजुकेशन के रूप में। हमने देखा कि सरकार को हर एक सेक्टर के शिक्षा के हर एक आयामों पर बराबर ध्यान देना है और वहाँ भी उतने ही व्यय की आवश्यकता है जितने की आपकी स्कूलिंग शिक्षा पर। उसके हमने कारणों को पढ़ा था कि अगर हम अपनी स्कूलिंग शिक्षा अच्छी करेंगे तो बच्चे पास होकर और अधिक आपके महाविद्यालयों की तरफ जाएंगे, वहाँ हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी, चीज़ों की आवश्यकता होगी और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। तो ये जो हमारा आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी हमें स्वास्थ्य के बारे में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, जैसे मैं आपको पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ। तो मैं सभी बच्चों से पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि आप सब बच्चे अपनी किताब कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए। जहां भी मैं अंडरलाइन करता चलूं या आपको लगता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसको अंडरलाइन करते चलिए और अपना पूरा ध्यान सब लोग अच्छे से अपने टीवी स्क्रीन तरफ पर रखिए ताकि आपको पूरा लेक्चर आपको समझ आ चुके। क्लियर है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग टीवी स्क्रीन तरफ ध्यान दीजिए। तो बच्चों, हम लोग यहाँ तक आपका देख चुके थे, यहाँ तक हमारा आपका हो चुका था। हम इससे आगे देखना, फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ में रिवीजन करा देता हूँ। तो बच्चों देखिए, हमारी यूनिट चल रही थी आपका 5.6। हम इस पर देख रहे थे शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की किस प्रकार सरकार लगातार हर साल क्या कर रही है। स्कूल पर जो हमारी शिक्षा पर जो आपका व्यय होता है, खर्च होता है निरंतर, उसमें आपका वृद्धि कर रही थी और हमने उस वृद्धि को भी पढ़ा। साथ में हमने उसके हर एक आयामों को आपका पहचाना कि सरकार अपना सरकारी व्यय किस माध्यम से कर रही है, उनके बीच क्या अंतर है और हम उसको कैसे पढ़ेंगे, इस रूप में भी हम आपका देख चुके थे। और साथ में हमने ये देखा कि इस प्रकार जैसे जैसे हमारी स्कूली शिक्षा का विकास होगा वैसे ही हमारी उच्च शिक्षा में भी उसकी बढ़ावा दिखाई देगा। साथ में हमने ये भी देखा कि बच्चों जो हमारा एजुकेशन पर खर्च होने वाला आपका पैसा है, हर राज्य में अलग अलग उसका परसेंटेज के रूप में, अलग अलग पैसे के रूप में हमें दिखाई दिया है। अब हम इससे शुरू करते हैं। क्लियर है? अब इससे आगे जहां से हमारा लेक्चर छूट गया था। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए पुनः एक बार अपने टीवी स्क्रीन की तरफ। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसकी अपर्याप्तता समझ में आ सकती है। कह रहे कि जितने भी विभिन्न आयोग हैं, अगर उनके द्वारा क्या करेगी, हम अगर इसकी स्थिति को समझें कि आखिर में जो एजुकेशन पर जो आपका पैसा खर्च हो रहा है और जो एजुकेशन में होगा, तो उसकी हम अगर अपर्याप्तता को समझें कि इसकी क्या पर्याप्तता है क्या नहीं है, तो हम इसको अच्छा समझ सकते हैं एजुकेशन शिक्षा पर। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। 55 वर्ष पूर्व, कब कह रहा है बच्चों? 55 वर्ष पूर्व कब की बात कर रहा है? 1964 से 66 नियुक्त शिक्षा आयोग ने सिफारिश आपकी की थी। अब देखिए, अब यहाँ कुछ आयोग बने थे। आयोग का मतलब होता है कि जो आपकी शिक्षा को आपका डेवलपमेंट करने के लिए आपका केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या करती हैं, एक आयोग का गठन करती हैं। आयोग का मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ एक बोर्ड मेंबर बना दिए जाते हैं, हम उनको चाहे आयोग बोलिए, आप उनको कमेटी बोल दीजिए। उसमें क्या होता है, वो लोग एजुकेशन को डेवलप करने के लिए अपने विचार रखते हैं और अपने थिंकर सौंपते हैं, साथ में उसकी समीक्षा करते हैं और फिर उसके आधार पर कोई एक नया कंक्लूजन निकाला जाता है कि हमें ये शिक्षा में ये बदलाव करना है या अपना खर्च हमें कैसे बढ़ाना है। तो उस आधार पर बनाया गया था। तो बताया कि 55 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, शिक्षा आयोग की सिफारिश ने की थी कि शैक्षणिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% जीडी पर शिक्षा पर खर्च किया जाए। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर बाकी में आप चाहते हो कि हमारी शैक्षणिक उपलब्धियों में बहुत अच्छी वृद्धि हो, यानी कि एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए, उस पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? उस पर क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी जीडीपी है बच्चों, क्या है हमारी जीडीपी, तो हमारी जीडीपी का 6% हमें कहां खर्च करना पड़ेगा? केवल शिक्षा पर 6% का। मत समझिए कि मान लीजिए
हमारी जीडीपी जो है आपकी 100 रुपए की है, यानी कि पूरी हमारी जीडीपी 100 रुपए की है, यानी कि पूरे देश का जो वैल्यू है, पैसों की बात करूं, सेवा और वस्तु की सेवा में अगर मूल्य की बात करूं 100 रुपए है। अगर उस 100 रुपए में से हम 6 रुपए केवल एजुकेशन पर खर्च करें तो जैसी हम एजुकेशन चाहते हैं हमें वैसा मिल सकता है। यानी कि जितनी हमारी जीडीपी है वो जीडीपी का हमें 6% कहाँ खर्च करना पड़ेगा बच्चों? एजुकेशन पर। अगर हम ये ऐसा कर देते हैं तो जिस प्रकार की हमें शैक्षणिक की आवश्यकता है या जैसा हम सोचते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, तो उसमें क्या होंगे? उल्लेखनीय सुधार, यानी कि बहुत अच्छे रिफॉर्म हमें देखने के मिलेंगे, बहुत अच्छे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि हमें जीडीपी का 6% क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन पर उसे खर्च करना पड़ेगा। आगे देखिए, ये ऐसी उन्होंने सिफारिश की थी ताकि क्या हो जाए? एजुकेशन में बहुत अच्छा बदलाव हो जाए, उल्लेखनीय बदलाव हो, किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून बनाया। अब देखिए बच्चों, आप पढ़ते हैं कि जो क्या हुआ बच्चों, 2009 में क्या हुआ, सरकार ने एक ऐसे कानून बना दिया कि अब क्या करना है कि जो आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे कौन? आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको क्या करेगी? तो आपका सरकार बच्चों, उनको सरकार क्या करेगी? आपका मुफ्त में शिक्षा देगी और अनिवार्य शिक्षा कैसी होगी? बेसिक एजुकेशन होगी, और वो क्या होगी? आपकी मुफ्त होगी। इसमें क्या बनाया? एक ऐसा अधिनियम, मतलब आपका कानून बना दिया जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अब देखिए, इसमें ये कानून बना दिया कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा होगा वो क्या है, उसके लिए एक एज फिक्स करी कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा कैसी है? अनिवार्य शिक्षा है। कैसी है बच्चे? अनिवार्य शिक्षा है। और साथ में बच्चों क्या है? ये मुफ्त एजुकेशन है, मुफ्त मिलेगी। कैसी मिलेगी? मुफ्त मिलेगी। क्योंकि आज भी हमारे हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, तो उसमें कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन, जो अनिवार्य शिक्षा है, वो नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बहुत चीजों का अभाव होता है। इसलिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया, कानून बनाया कि 6 से 14 साल के बच्चों के वर्ग के लिए क्या होगा? मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बनाकर कानून बना दिया। अब देखिए बच्चों, अगर सरकार ने ये कानून क्यों बनाया होगा? क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हम बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप जानते हैं कि 6 से 14 साल का बच्चा छोटा होता है, अगर हम उसको फ्री में शिक्षा देंगे तो माँ बाप क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे कि जाइए फ्री में शिक्षा मिल रही है, कम से कम पढ़ लेगा इस बहाने। और अनिवार्य का मतलब ये कर दिया गया कि आपको पढ़ना है, नेसेसरी, आपके लिए जरूरी है। तो इससे क्या होगा? हमारी शिक्षा में सुधार होगा, परसेंटेज रूप में उसमें क्या होगा बच्चों? आपका सुधार होगा। अब देखें, 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तपस्सर मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। कितना व्यय करना होगा बच्चों? इतना व्यय करना होगा, 1.3 लाख करोड़। इतना व्यय अगर हम लोग बाप का कर देंगे तो हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अनिवार्य एजुकेशन, आपकी फ्री एजुकेशन की, तो हम उसको तब कर सकते हैं। ऐसा कब करेंगे? और इसके लिए हमें इतना सारे पैसे की आवश्यकता होगी, 1.3 लाख करोड़ रुपए की क्या होगी? आवश्यकता होगी। यानी कि इतना पैसा खर्च होगा 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। क्लियर हो गया? और कितने में? 10 साल की अवधि के लिए। बच्चों कौन सी टाइम पीरियड के लिए? 10 वर्ष की अवधि के लिए। कितना पैसा खर्च होगा? इतना पैसा, कि अगर हमें 10 साल तक 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देनी है तो हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में कह रहा है कि जो हमारी जीडीपी है, अगर हम अपनी जीडीपी का 6% यानी 6% स्तर, यानी कि 6% स्तर जो है हम क्या कर दें कि तुलना में वांछनीय वर्तमान में 4% व्यय के स्तर से बहुत कम है। अब देखिए, होना तो कितना चाहिए? 6, लेकिन कितना हो रहा है? 4। तो ये कैसा है? ये बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि हमें जिस हिसाब से हमें अच्छी शिक्षा चाहिए और हमें रिजल्ट बहुत अच्छे चाहिए, उसके लिए हम अपनी जीडीपी का 6%
6% हमें उस पर एजुकेशन पर खर्च करना है, जबकि वो 4 हो रहा है, तो वो कैसा है, वो स्तर बहुत कम है, वो पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है। आने वाले वर्षों में 6% तक लक्ष्य पहुंचने की आवश्यकता है। कह रहे कि आने वाले वर्षों में हमें क्या करना है कि अपना लक्ष्य हमें 6% तक हमें प्रतिशत तक आपका पहुंचाने की आवश्यकता है, जैसा कि सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है। और जैसा क्या है, जो आपके प्रिंसिपल के रूप में उसको हमने क्या किया है, स्वीकार किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2%, कह रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या किया है, जितने भी सेंट्रल टैक्स हैं, जो भी आपके केंद्र कर, बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सरकार के कुछ ऐसे कर होते हैं जो आपके केंद्र सरकार लगाती है, कुछ ऐसे कर होते हैं जो आपके राज्य सरकार लगाती है, और कुछ ऐसे कर होते हैं जो आपकी ग्राम पंचायत लगाती है। क्लियर हो गया? तो क्या किया सरकार ने, सभी केंद्र करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या लगाना प्रारंभ कर दिया? शिक्षा उपकर। यानी कि अगर कोई का भी केंद्र का कोई ऐसा टैक्स है, जैसे कि आपकी एक्साइज ड्यूटी है, आपका उत्पाद कर है, और उत्पाद कर पहले अगर आपका 8% था, तो सरकार ने क्या करा, उस पर 2% और ऐड कर दिया, और ये 2% को बताया आपका शिक्षा उपकर। क्या बताया बच्चों? ध्यान दीजिए, शिक्षा उपकर। क्या बताया? शिक्षा उपकर। अब ये जो आपका बच्चों कर था, ये कितना हो गया आपका? 10% हो गया। तो सरकार ने ऐसे कर कर एजुकेशन के लिए पैसे की व्यवस्था करी। क्या करी कि बेसिक एजुकेशन देना है तो हम इस सेक्टर से, इस क्षेत्र के माध्यम से हम पैसे को ला सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? उन्होंने ऐसे इसके लिए व्यवस्था करी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे आप लोग। अब देखेंगे आप, तो आपको अंतर समझ आएगा आपको चीजों में। अब देखिए 2% इस पे खर्च करना शुरू कर दिया, ताकि कैसे हो जाए, एजुकेशन आपकी अच्छी हो जाए। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा गया। यानी कि जो हमने परसेंटेज बढ़ाई थी 2% शिक्षा उपकर, उसको हमने कैसा रखा? सुरक्षित, कि हम इसको कहीं और खर्च नहीं करेंगे, केवल हमको वहीं खर्च करना है। कहाँ खर्च करना है बच्चों? केवल शिक्षा पर। साथ ही सरकार ने क्या करा, साथ ही गवर्नमेंट ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी बहुत एक विशाल धनराशि स्वीकृत करने की बात कही। कैसी कही आपका सरकार ने? कि हमें क्या करना है, एक बहुत अच्छी क्या करना है, हमें एक ऐसी राशि बड़ी क्या करनी है, हमें स्वीकृत करनी है। बच्चों किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए, उच्च उच्च शैक्षिक विद्यार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना की भी घोषणा आपकी की गई। यानी कि जिस प्रकार उपकर लगा रहे हैं बेसिक एजुकेशन देने के लिए, 6 साल के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, उसी प्रकार सरकार ने क्या करा कि जो आपके हायर एजुकेशन लेगा उनके लिए भी एक योजना लेके आई, और क्या होगा, एक विशाल धनराशि को स्वीकृत करने की बात कही। और वो क्या होगी? ऋण योजना होगी। यानी किसी को पढ़ना है और पढ़ने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या ले सकता है? ऋण ले सकता है। क्या ले सकता है बच्चों? ऋण ले सकता है और अपनी पढ़ाई कर सकता है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर उसको वो ऋण अपना चुकाना होगा। तो सरकार ऐसी योजनाएं लेके आ रही है। इसका मेन मतलब क्या है बच्चों? जो हम इतना अब तक पढ़ चुके हैं कि सरकार अपनी कमेटी बना रही है, सरकारी व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है, सरकार हर साल अपना व्यय बढ़ा रही है, और हम प्राथमिक एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। इन सब में सरकार का केवल एक ही मोटिव है, वो उद्देश्य है कि कुछ भी कर कर मानव पूंजी बनने के लिए जो अवरोधक हैं उनको दूर किया जाए। और उस अवरोधक में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं शिक्षा, कि कुछ भी हो एजुकेशन अच्छी देनी है, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है, एजुकेशन को हर लोगों तक पर्याप्त मात्रा में उसको पहुंचाना है। चाहे किसी के पास पैसा ना भी हो, हम उसको मुफ्त पढ़ाएंगे, जो उसके अनिवार्य शिक्षा की जरूरत है वो उसको दिलाएंगे। तो उसके लिए सरकार पैसे की भी व्यवस्था कर रही है कि कहाँ से कर को लाना है, कहाँ से पैसा लाना है, कैसे चीजें करनी है, उन सब का मैनेजमेंट गवर्नमेंट आपका कर रही है बच्चों। तो ये चीज हम सब लोग आपका इस चैप्टर में अब तक पढ़ चुके हैं कि सरकारी योजना पर, जो शिक्षा पर जो आपके सरकारी व्यय हो रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं। हम लोग ये इस चैप्टर के माध्यम से, इस यूनिट के माध्यम से हम लोग इन सबको जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? अब देखिए सारणी को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उस सारणी से आपके पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जो हमारा है यूनिट, हम लोग इसे देखते हैं
कि भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां, अब हमें देखनी है कि भारत में कितनी एजुकेशनल हमने क्या ली है, उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, कितनी हमारी अचीवमेंट्स है एजुकेशन में, हमें उस पर बात करनी है, हमें उस पर अपनी चर्चा करनी है। तो बच्चों एक बार आप अपने किताब का पन्ना पलट कर देख लीजिए कि हम अब तक इस लेक्चर में अपना कितना पढ़ चुके हैं, कौन सी यूनिट पढ़ रहे थे, अब क्या नया शुरू होने जा रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपनी किताब साथ में जरूर रखें, क्योंकि हमें ये बदलता रहता है कि आज का हमारा लेक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इतना हमने पढ़ा, हमने ये चीजें पढ़ी। नहीं तो टीवी स्क्रीन पर हम केवल ऐसे देखते चल जाएंगे, कहानी के रूप में समझ आएगा, लेकिन जब किताब होगी तो हमारा बहुत अच्छे से हमें चीजों को पता चलता रहेगा। क्लियर है बच्चों? अब इससे आगे हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां हम लोग देख रहे हैं। सामान्यतः किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, कह रहे कि अगर हमें किसी देश की, अगर हमें शैक्षणिक उपलब्धियां, बच्चों कौन सी शैक्षणिक उपलब्धियां का आकलन करना है, उनके अगर हमें आकलन करना है कि कैसा, तो हम कहाँ करेंगे, वयस्क साक्षरता स्तर पर। इस स्थिति पर हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर, फिर क्या करेंगे, जो आपकी कितनी उसको शिक्षा प्राप्त हो रही, और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। यानी कि ये सारी ऐसी स्थिति हैं जिन स्थिति पर हम लोग क्या करते हैं, हम ये आपका रेट आपका जांच करते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं सारणी 5.2 में। अब कौन सी सारणी है बच्चों, 5.2, जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। कौन सी सारणी, 5.2 में भारत की इन दरों के दशकों के आंकड़े दिए गए हैं। कह रहे कि कितना अंतर आया, क्या चीज है, उनके आंकड़े हमें आपके नीचे इसमें क्या है बच्चों, आपके दिए गए हैं। अब देखिए, इसमें सारणी दी है 5.2, भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां आपकी बताई गई हैं, इधर वितरण दिया है, इधर वर्ष दिया है, और वर्ष देखिए कौन सा है, 1990, 2000, 2011, 2000 आपका 15। अब हम लोग विवरण की बात करें तो इसमें लिखा है बच्चों, नंबर 1 पर ध्यान दीजिए सभी लोग, वयस्क साक्षरता दर। कौन सी बच्चों, वयस्क साक्षरता दर 15 वर्षों से अधिक युवा वर्ग में साक्षरों का प्रतिशत। कितना है बच्चों, साक्षरों का प्रतिशत, किससे, 15 वर्ष से अधिक, यानी कि 15 वर्ष से ऊपर को उनको काउंट किया गया है। क्लियर है? अब इसमें भी 2 कैटेगरी बनाई है, आपका एक आपकी पुरुष की बनाई है और एक आपकी महिला की बनाई है। तो सबसे पहले हम महिला पुरुष दोनों को ही आपका देखते चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं वर्ष 1990 में। तो 1990 में कितना है ये बच्चों, 62, कितना है, 62 है। और अगर हम इसी परसेंटेज को 2000 में देखें तो ये कैसा हो गया बच्चों, आपका 68 हो गया। तो यानी कि 1990 से और 2000, यानी कि इस 10 वर्ष के दौरान हमें एक परिवर्तन आपका देखने के लिए मिला कि क्या हुआ है, उसके साक्षरों में क्या हुआ, परसेंटेज में उसकी आपकी वृद्धि हुई है। क्लियर है? क्या हुई है बच्चों, वृद्धि हुई है। अब देखिए, हम 1900 से कहां आ गए बच्चों, आपका 2000 पे। अब हमें 2000 से बस 2011 की तरफ चलना है। तो हम 2011 से आए तो ये कितना हो गया आपका 79, कितना हो गया बच्चों, आपका 79 हो गया। तो 68 से आपका 79 हो गया, यानी कि 10 वर्ष के अंतर्गत यहाँ भी एक बहुत अच्छी हमें उपलब्धि हमें आपकी देखने के लिए मिली कि आपका निरंतर 10 वर्ष के अंतर्गत जो परसेंटेज है वो आपका बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। ये हमें पुरुष रूप के वर्ग में हमें दिखाई दिया। जैसे ही हम 2000 आपके 15 वर्ष में पहुंचते हैं तो ये आपका 82 हो जाता है, यानी कि यहाँ कोई इतना बड़ा ज्यादा बढ़ाव हमें दिखाई नहीं दिया बेखत, क्योंकि ये वर्ष कितने हैं, मात्र 4 साल है। तो यानी कि इन 4 साल के अंतर में हमने देखा कि निरंतर कैसा हो रहा है, पुरुषों में इसकी वृद्धि देखी गई। जबकि अब इसका हम महिलाओं में स्थिति इसको चेक करते हैं कि महिलाओं में इसकी स्थिति किस प्रकार बनी रही, या महिलाओं में इसकी स्थिति क्या है। तो हम देख रहे हैं, महिलाओं की बात करें तो वर्ष 1990 में ये कितना है बच्चों, 38%। कितना है बच्चों, 38। और जैसे ही हम 2000 में देखा कि हमने 10 साल के अंतर में देखा तो ये कितना हो गया बच्चों, आपका 45, यानी कि 45 हो गया। तो यानी कि 38 से आपका 45 हुआ, इसमें 6 की वृद्धि हमने दर्ज करी, 6% की। और कितने में बच्चों, हमने 10 साल के अंतराल में ये हमने 6% की वृद्धि को दर्ज किया। क्लियर है? और जैसे ही हमने फिर 2000 से हम 2011 के बीच हमने इस 10 साल को देखा, 10-11 साल की अवधि को, तो हमें इसमें एक बहुत अच्छा
परसेंटेज के रूप में हमें रिजल्ट दिखाई दिया कि निरंतर महिला जो आयु वर्ग है उसमें साक्षरों की परसेंटेज में लगातार निरंतर वृद्धि हो रही है। और वर्ष 2015 में ये 66 आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका 66 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 66 आपका हो गया। यानी कि एक अच्छा रिजल्ट हमें निरंतर एजुकेशन में देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग किस में देख चुके हैं, वयस्क साक्षरता दर, यानी कि हमने यंग लोगों में जो उनमें है हमने देखा किसमें, 15 साल से जो ऊपर के जो आपकी महिला और पुरुष हैं हमने उसका अध्ययन कर लिया वर्ष 1990 से लेके 2015 के बीच का। अब हम करेंगे बच्चों आपका प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर। क्लियर हो गया। अब इसमें सिर्फ वही दो कैटेगराइज मिला है आपका, पुरुष और महिला। वर्ष 1990 से लेकर 2000 आपके 15 के बीच हमें इसका आकलन करना है। तो देखिए ये पहले कितना है, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, पुरुषों में देखिए ये वाली यूनिट चल रही है बच्चों, तो पुरुषों में कितना है आपका 78। कितना है बच्चों, ध्यान दीजिए सभी लोग, 78। और 10 साल के अंतराल पर फिर क्या हो गया ये आपका 85। कितना हो गया 85। और फिर 10 साल के अंतराल पर कितना हो गया आपका 92। और फिर 4 साल के अंतराल पर कितना हो गया आपका 93। यानी कि लगातार प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर में क्या हुआ, पुरुषों में आपकी हमें वृद्धि दर्ज मिली। अब अगर हम एजुकेशन में महिलाओं के सेक्टर को पकड़ें तो महिलाओं में कितना था बच्चों 1990 में आपका 61%। और जैसे ही ये आपका 2000 में आया तो कितना हुआ 69। यानी कि एक जो व्यापक रूप से वृद्धि थी वो ठीक ही रही। लेकिन बच्चों जैसे ही आपके 2000 से हम 2011 के बीच गई तो ये स्थिति बहुत ज्यादा विकास वाली थी कि आपका 69 से सीधा 94% पहुंच गई। यानी कि यहाँ एजुकेशन का लेवल आपका संपूर्ण जो प्राइमरी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं वो कितना अधिक हो गया। और यही एक प्रोग्राम आया है बच्चों, पता होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये उसी का रिजल्ट है। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, हम बच्चों को, हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे कि भाई पैसा ज्यादा खर्च होगा। लेकिन जब फ्री एजुकेशन बेसिक मिला तो उसमें क्या हो गया, वो परसेंटेज बढ़ गया और हमें एक अच्छा रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिला, देखने को मिला। क्लियर है बच्चों। और फिर 2015 में कितना हो गया आपका 96 ये परसेंटेज हमें देखने के लिए मिला, जो एक बहुत अच्छा आपका रिजल्ट था। क्लियर है बच्चों, क्या था, एक बहुत अच्छा आपका रिजल्ट था। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो भी सरकार आपके नियम बना रही है, चाहे आपके एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, सरकार की यही आपकी कोशिश रहती है कि हर सेक्टर में पर्याप्त सुधार हमें देखने के लिए मिले। और सरकार का यही अपनी नीति और अर्थक प्रयास है, चाहे कोई भी सरकार आए। तो बच्चों आज के इस चैप्टर के माध्यम से जो हमने पढ़ा, हमने हम शैक्षणिक उपलब्धियों को देखा कि हमने 1990 से लेकर और 2015 के बीच के जो आपके डाटे दिए गए थे, जो आंकड़े हमें प्रस्तुत कराए गए थे, उसमें हमने 15 वर्ष से जो हमारे आपके युवा साक्षर हैं हमने उसमें देखा। और साथ में जो आपके प्राइमरी लेवल है आपका हमने उसमें भी देखा। और हमने अपने पुरुषों और महिलाओं की दोनों की तुलना करी वर्ष 1990 से लेके 2015 के बीच, तो हमें काफी उल्लेखनीय लगातार हमें उपलब्धियां दिखाई दी कि हमारा शैक्षणिक स्तर लगातार निरंतर बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का बहुत बड़ा आपका योगदान हमें दिखाई देता है जो एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो आपका सेक्टर छूट गया आपका चैप्टर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको घर जाकर एक बार बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे और कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मुझसे जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।